हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वेक्टर्स यानी कि सदिश। इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं कि वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है ये आपको फिजिक्स में भी है और मैथ्स में भी है। अगर आप फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो भी आपका काम का है और अगर आप मैथ्स के लिए हैं तो भी आपका काम का है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम एकदम शुरुआत से समझेंगे कि वेक्टर्स क्या होता है और उस बारे में एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि भौतिक राशियाँ क्या होता है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहने का मतलब यह होता है कि ऐसी राशि जिसको आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो वह उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिकल क्वांटिटीज़ भी दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ या सिर्फ और सिर्फ इसको आप स्केलर भी बोल सकते हैं। दूसरा जो होता है वह वेक्टर क्वांटिटीज़ या सिर्फ इसको आप वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ या स्केलर को अदिश राशियाँ या सिर्फ अदिश भी बोल सकते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज़ या वेक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं सदिश राशियाँ या सिर्फ इसको सदिश भी आप बोल सकते हैं। यानी कि आपको दो चीज़ पढ़ना है भौतिक राशियाँ में कि एक स्केलर और एक वेक्टर। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर स्केलर क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर क्या होता है। तो चलिए हम इस बात को एक एक कर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्केलर क्या होता है यानी कि अदिश क्या होता है। तो अदिश का परिभाषा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस एक लाइन आप लोगों को याद रखना है। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्या होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण, या इसको आप परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे अदिश कहा जाता है। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर्स किसको बोलेंगे यानी कि सदिश किसको बोलेंगे, तो इसमें दोनों चीज़ होता है, एक तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आप सीधी सी बात ऐसे याद रख सकते हैं कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में दोनों चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ ले तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए स्केलर के बारे में, मास को बोलते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे लेंथ मतलब लंबाई, इसमें भी आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, बस इसमें मैग्नीट्यूड होता है। एरिया क्षेत्रफल, इसमें भी आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वॉल्यूम यानी कि आयतन, टाइम यानी कि समय, स्पीड यानी चाल, वर्क यानी कि काल, ये सब जो आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं इन सब में आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, मतलब परिमाण मिलेगा। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम इस सब को क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी या स्केलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये तो समझ गए कि स्केलर का परिभाषा क्या है। कुछ उदाहरण के माध्यम से भी आप लोग देख लीजिए कि कौन सा स्केलर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे सदिश कहा जाता है। जैसे आपके मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे फोर्स में क्या होता है, यानी फोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं बल। तो बल में आपको क्या होता है, एक निश्चित दिशा में आप फोर्स लगाते हैं यानी बल लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि दोनों चीज़ होता है। तो जब भी दोनों चीज़ आएगा ना तो उसको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, इसमें भी आपका एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी यानी कि वेग, मोमेंटम यानी समवेग, और एक हो लास्ट एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो ये सब जो आपको एग्जांपल्स दिख रहा है ना, इस सब में आपको दोनों चीज़ मिलेगा, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं वेक्टर्स यानी कि सदिश। तो आज के इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं कि सदिश के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि सदिश को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर्स यानी सदिश का निरूपण, कि कोई भी वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो आप एक लाइन में याद रखिएगा कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी दिष्ट रेखा खंड के द्वारा हम किसी भी वेक्टर को निरूपित करते हैं। अब इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पहले था और ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट में चला आया, यानी कि कोई पॉइंट ए पर था और कहाँ चला आया बी पर चला आया। तो अगर यहाँ
से जो निर्माण हुआ आपको देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए बी, और ऊपर में हम तीर का चिन्ह लिखे हैं, ठीक है। तो ये दिष्ट रेखा खंड है ना, इसको हम तीर का चिन्ह बोल सकते हैं। तो ये वेक्टर को हम जब भी लिखेंगे तो ऊपर में तीर का चिन्ह से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? तीर का चिन्ह को। और ये जो शुरू में बिंदु था उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, और जो अंतिम में होगा उसको फाइनल पॉइंट या अंतिम बिंदु जिसको बोलते हैं। जैसे इस बात को आप यहाँ से और अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पहले ए से बी गया था, ऐसा भी हो सकता है बी से कहाँ आए, ए तक आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए, ए से अगर बी कोई लाइन गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए बी वैक्टर। और अगर मान लीजिए बी से कोई ए आया तो इसको हम क्या बोलते हैं? बी ए वैक्टर। क्या बोलते हैं? बी ए वैक्टर, क्योंकि बी से ए गया है तो इसका प्रारंभिक बिंदु बी हो गया और अंतिम बिंदु ए हो गया, इसीलिए हम इसको बी ए वैक्टर लिखें। और उसी तरह से मान लीजिए कि आपका पहला पॉइंट पी होता और अंतिम पॉइंट क्यू होता, तो इसको हम क्या लिखते? पी क्यू वैक्टर। ठीक है, ये तो समझ गए कि जो शुरू में रहेगा उसको शुरू में लिखिएगा, जो बाद में होगा उसको बाद में, और हमेशा इस तरह से आपको तीर का चिन्ह देना है। आप सीधी सी बात याद रखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स मतलब सदिश का निरूपण हम कैसे करते हैं? तो एक तीर के चिन्ह से इसको निरूपित करते हैं। और जनरली तौर पर वेक्टर्स को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल लेटर में, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। अगर आप फिजिक्स में यूज़ करते हैं तो फिजिक्स में आपको कैपिटल लेटर्स में भी टीचर लोग लिख देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैथ्स में जनरली आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि स्मॉल वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, इस तरह से आप मान लेते हैं, ठीक। अब हम लोग बात समझते हैं अगला कि इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी कि परिमाण क्या होता है। तो परिमाण के लिए आप एक लाइन में याद रखिएगा, परिमाण क्या होता है? तो लेंथ होता है, यानी कि लंबाई होता है। यानी जो वेक्टर है ना उसका कितना लेंथ है, कितना लंबाई है, वही उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, यानी कि परिमाण कहलाता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको आप मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस, यानी कि मापांक। मैग्नीट्यूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बुआ सब? मॉडुलस बोलते हैं, यानी कि मापांक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से वेक्टर ये था, ए बी वेक्टर था, और इस ए बी वेक्टर को ना हम मान लिए हैं वेक्टर ए, स्मॉल वेक्टर है, ठीक। इस ए बी वेक्टर को क्या मान लिए? वेक्टर ए से बी गया इसलिए हम इसको ए बी वेक्टर बोले, और इस ए बी वेक्टर को हम मान लिए ए। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मतलब परिमाण निकालना चाहें, तो क्या लिखेंगे? ए बी वेक्टर का मोड लगा देंगे ना, तो उसको मॉडुलस बोलते हैं, और इसको हम मैग्नीट्यूड या परिमाण के नाम से भी जानते हैं। परिमाण लगा दिए तो बताइए, ए बी वेक्टर को आप ए वेक्टर माने थे, और ए वेक्टर अगर आप इसका परिमाण निकालिएगा ना तो सिर्फ इसमें क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, परिमाण आएगा। तो ये मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू आप निकाल के लाएंगे तो वो ए आएगा, और ये जो होता है ना एक स्केलर क्वांटिटीज होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज, ठीक। तो आप एक लाइन याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड का सीधा सीधी मतलब कि क्या होता है? लेंथ होता है, मतलब लंबाई होता है, वो कितना उसका लंबाई है, ठीक। रिप्रेजेंट आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप्स का वेक्टर्स होता है, कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों के प्रकार, कितने प्रकार का वेक्टर्स आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, मैथ्स में। और फिजिक्स में भी आप लोगों को यह ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि दोनों में यह टॉपिक जो है वह सेम है। जैसे देख लीजिए, जीरो वेक्टर यानी कि शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एक बात याद रखिएगा, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो। जैसे यहाँ पर देखिए, ए और ए है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी क्या है? ए है। अगर कोई पॉइंट मान लीजिए कोई यहाँ से चलना शुरू किया ए से और ए पर ही रह गया, कहीं पर गया नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। उसी तरह से मान लीजिए बी पर कोई पॉइंट था और बी पर ही रह गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। सेम उसी तरह से सी पर कोई था और सी पर ही रह गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सी वेक्टर ऐसे बोल सकते हैं, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर या सी वेक्टर। उसी तरह से अगर डी पर रहता तो डी वेक्टर लिख सकते थे। और ये सब जो आपको लिखने का तरीका है ना, इस सबको हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब सूचित कैसे करते हैं, तो आप इस तरह से जीरो पर तीर का चिन्ह लगा दीजिएगा, तो इसको हम लोग जीरो वेक्टर यानी शून्य सदिश से समझेंगे, ठीक है। तो शून्य सदिश आप लोग समझ गए होंगे, बस इतना याद रखिएगा, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, ठीक है। तो ये उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर्स यानी कि शून्य सदिश। और इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, क्योंकि इसका तो लेंथ अगर आप निकालेंगे तो जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ था और यहीं पर रह गया, तो इसका लेंथ तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक।
उसके बाद बात करते हैं दूसरा यूनिट वेक्टर यानी कि मात्रक सदिश। मात्रक सदिश क्या होता है, किसे कहते हैं, समझिएगा ध्यान से। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या परिमाण जिसको आप बोलते हैं, परिमाण कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, मतलब 1 इकाई होना चाहिए। अगर जिसका मैग्नीट्यूड 1 इकाई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक, और एक और इसमें आप समझिएगा, यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ए पर कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए पर कैप लगाते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए कैप बराबर 1। इसलिए 1 लिखें क्योंकि इसका नाम ही है यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 1 आता है तभी हम उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे, और अगर 1 नहीं आता है तो उसको यूनिट वेक्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगला नंबर है आप लोगों का को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है, मतलब जिसको आप सह आदिम सदिश के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो सह आदिम सदिश क्या होता है, ऐसे आप याद रखेंगे कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर सह आदिम सदिश कहलाते हैं यदि उसका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक मतलब एक ही जगह से स्टार्ट हो सारा। जैसे देख लीजिए, ए से स्टार्ट हुआ तो ए पर गया, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होकर ए पर गया, फिर 0 से स्टार्ट होकर बी पर गया, और 0 से ही स्टार्ट होकर सी पर गया। तो ये देखिए 3 को जो आपको वेक्टर दे दिया जा रहा है यहाँ पर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, एक ही जगह से है ना। तो इसीलिए हम इस तीनों सदिश को हम क्या बोल सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स यानी कि सह आदिम सदिश। तो बस सह आदिम सदिश में आप एक बात याद रखिएगा, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि सबका एक ही बिंदु था, है ना, तो इसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स यानी कि सह आदिम सदिश कहेंगे। अगला जो आपका नंबर्स है वह है कोलिनियर वेक्टर्स। संरेख सदिश क्या होता है, तो याद रखिए संरेख सदिश ऐसा 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स जो एक दूसरे पर क्या हो, पैरेलल हो, जो एक लाइन के पैरेलल हो। पैरेलल कहने का मतलब समानांतर हो। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी है और वेक्टर सी मान सकते थे इस तीनों को। तीनों जो है क्या कहलाएगा, कोलिनियर कब कहलाएगा, जब तीनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। बस आपको एक ही बात याद रखना है कि कोलिनियर होने के लिए सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इसका डायरेक्शन उल्टा पुल्टा हो सकता है, जैसे देख लीजिए यह इधर जा रहा है, यह भी इधर जा रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह इधर जाए और एक इधर जाए, तो भी आप पैरेलल, अगर पैरेलल है तो उसको हम कोलिनियर बोल सकते हैं। ठीक, तो कोलिनियर होने के लिए बस आपको याद रखना है समानांतर होना चाहिए, यानी कि दोनों बस पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल है तो उसको हम कोलिनियर बोल सकते हैं। अब अगला जो आपका नंबर्स है, यानी अगला जो टाइप है आपका वह है इक्वल वेक्टर्स यानी कि समान सदिश। समान सदिश क्या होता है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छा से समझेंगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, यानी कि इक्वल वेक्टर्स कब होता है, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, मतलब परिमाण एवं दिशा जो है समान होते हैं। परिमाण भी समान और दिशा भी समान। कहने का मतलब अगर देख लीजिए, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ इसका जो जितना लेंथ ए का होगा उतना ही लेंथ किसका होगा, बी का। लेंथ कहने का मतलब लंबाई, तो लंबाई को परिमाण बोलते हैं। तो यहाँ से जितना इसका जितना उसका है दोनों बराबर है। और एक और चीज़, मैग्नीट्यूड तो बराबर है और उसके बाद डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मतलब देखिए एक इधर जा रहा है तो यह भी इधर ही जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता, मान लीजिए ए इधर से इधर आ रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों का लंबाई बराबर है, बट देख लीजिए डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो अगर डायरेक्शन उल्टा है तो इसको हम बराबर सदिश यानी कि समान सदिश नहीं कहेंगे। और समान सदिश कब कहेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो। बस याद रखिएगा। देखिए यहाँ देखिए कोलिनियर में आपको बस क्या बताए थे, बस कि पैरेलल होना चाहिए और इसमें आपको डायरेक्शन से लेना देना नहीं था। लेकिन इसमें आपको बस ध्यान देना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। ये मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब हम उसको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला आपको लास्ट ये समझना है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ऋणात्मक सदिश क्या होता है। तो देखिए ऋणात्मक मतलब होता है एक उल्टा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ए से कोई वी वेक्टर गया और मान लीजिए ए बी वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, ए बी वेक्टर बोलते हैं। और इसी का अगर हमको निगेटिव वेक्टर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए से बी वेक्टर गया ना, तो इसको निगेटिव निकालना हो तो मान लीजिए उल्टा जाएगा, बी से कहाँ आएगा, ए की ओर जाएगा। तो देखिए ए बी वेक्टर और वी ए वेक्टर जो दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है,
बराबर है, और बस खाली क्या है, डायरेक्शन उल्टा है। और अगर डायरेक्शन उल्टा है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, साइन माइनस लगा देंगे। जैसे ए बी वैक्टर किसके बराबर होगा, बी ए वैक्टर के बराबर होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक और देख लीजिए, पहले पी से कोई क्यू वैक्टर गया तो पी क्यू है, और यहाँ कोई है क्यू से पी गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू पी वैक्टर। देख पा रहे होंगे यहाँ पर पी क्यू वैक्टर और क्यू पी वैक्टर, तो दोनों को अगर हम बराबर सदिश कब कहेंगे, तो इसमें जब क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और माइनस लगाते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। बस इतना याद रखिएगा इसमें कि कोई वेक्टर अगर ए बी है तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो बी ए वेक्टर होगा। बस उसको उलट देंगे, ठीक है, डायरेक्शन उसका अपोजिट कर दीजिएगा तो वही आपका निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। अब ये तो आप लोगों को टाइप समझा दिए, टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि डिस्टेंस यानी दूरी क्या होता है, स्केलर या अदिश होता है या वेक्टर यानी कि सदिश होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में और ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हम लोग मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।